2021 आज का न्यूज़पेपर हिंद न्यूज़पेपर कंटिन्यू करेंगे। एक एक पॉइंट सीरियस वाइज हम पॉइंट देखेंगे, ठीक है ना। जो हमने इसमें बेसिक चीज़ निकाली है प्री के लिए वो भी चेक करेंगे, दूसरी पीडीएफ में जो हमने रखा है वो भी चेक करेंगे, और उसके बाद एक एक पॉइंट जो भी हिंदू से रिलेटेड हमारे यूपीएससी से रिलेटेड पॉइंट है वो सारे पॉइंट हम इसमें चेक करेंगे। जो पहली न्यूज़ आती है वो रिलेटेड टू आती है आपका इलेक्शन से रिलेटेड, तो हमारे बिल्कुल भी किसी काम की ये नहीं है क्योंकि इलेक्शन से रिलेटेड है, तो ये न्यूज़ बिल्कुल ही काम की नहीं है। क्योंकि पुडुचेरी, तो इसमें क्या काम हो सकता है, पुडुचेरी कौन कौन सी स्टेट में आती है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरला में, तो कौन कौन उसके नाम क्या क्या है, माही कहाँ पे है आपका, तो उनका आपको नाम चेक करना है बस, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर देशमुख जो है मतलब होम मिनिस्टर तो रिजाइन दे दिया, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है सीबीआई की। फिर हम सीबीआई पढ़ेंगे, जैसे सीबीआई हमने सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन आई तो सीबीआई के बारे में हमें पढ़ना है, सीबीआई से रिलेटेड और भी न्यूज़ है तो हमें इसलिए बेसिक बॉडी नहीं होती है, ऐसे ही बेसिक बॉडी, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरी न्यूज आती है वो आपका लवरोस और जयशंकर जो है, ये दोनों फॉरेन मिनिस्टर, एक रशिया के हैं और एक इंडिया के हैं, ये आज टॉक करेंगे। कल को जो भी न्यूज़ आएगी टॉक के बाद वो हम देखेंगे। मेनली जो टॉक्स हो सकते हैं वो अफगानिस्तान पीस से रिलेटेड हो सकते हैं, जो अफगानिस्तान में पीस लेके आनी है, और भी कुछ हो सकता है। वो टॉक्स होने के बाद हम पढ़ेंगे क्या वो टॉक्स में निकल के आएगा, क्या वो एमओयू साइन करेंगे, क्या वो बात करेंगे। फिर जो भी रफाले रिपोर्ट थी कि महंगा में खरीदा गया, फिर जो उसमें एक मीडिएटर उसे $1 बिलियन दिए गए, तो सारी वो फॉल्स है, रबिश है, ऐसा गवर्नमेंट रबिश फॉल्स रिपोर्ट, तो ये हमारे कुछ काम की नहीं है। अब रफाल भी आ गए, अब कोई इससे बात भी नहीं बनती है। इंडिया में रिपोर्टेड कल केस तो एक परसों 1 लाख थे, कल थोड़ा कम हुए हैं। वो वजह क्या बताइए कि कल जो टेस्टिंग है वो थोड़ी कम हुई है इन कंपेयर टू लास्ट फ्यू डेज थे, कब कल बहुत टेस्टिंग कम हुई है, उसकी कंपेयर में केस भी कम है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हमारे काम की नहीं है, कोई भी न्यूज़ इस पेपर में जो आता है, सेकंड पेपर आता है आपका सिटी वाला पेपर आता है, इसमें कोई भी न्यूज़ काम की नहीं आती। अगर आती है तो कोई स्कीम है गवर्नमेंट की जो हम अप्लाई, जैसे स्विच दिल्ली, इसमें कई बार आ गया स्विच दिल्ली। स्विच दिल्ली एक तरह से अवेयरनेस स्कीम है, जो माइंडसेट चेंज करना है लोगों का रिलेटेड, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेकर माइंडसेट है उसको चेंज करने के लिए कभी कभी इसमें आ जाती हैं। फिर हीट वेव अनलाइकली फॉर ए अनदर वीक, तो हीट वेव के बारे में हम पढ़ेंगे, हीट वेव होती क्या है, तो हीट वेव पे हम जाते हैं। तो हमने पढ़ा पहली बात, तो ये हीट वेव हो गई, हमने विंटर्स में देखा था, कोल्ड वेव देखा था, तो उसके कुछ कंडीशंस है। ऐसे ही आप बोलोगे ना हीट वेव क्या होती है, कोल्ड वेव क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन बताता है, ये बताता है आईएमडी, इंडियन आपका इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये 1875 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मेट्रोलॉजी ऑब्जर्वेशन चेक करना, मतलब फोरकास्टिंग कैसा है, बादल कहाँ आ रहे हैं, बारिश कहाँ होगी, वेदर फोरकास्टिंग करना, और सिस्मोग्राफी को, सिस्मोलॉजी को चेक करना, तो इसके 3 काम है। अब हीट वेव क्या होती है, ये एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर, जनरली कब आती है, बिटवीन मार्च टू जून में आती है। देखो अप्रैल चल रहा है तो हीट वेव आएगी, और एक्सटेंड जुलाई तक, कभी कभी जुलाई तक पहुंच जाती है। उसके बाद मानसून सेशन स्टार्ट हो जाता है अराउंड, तो उसके बाद थोड़ा गर्मी से निजात मिल जाती है, ठीक है। तो क्या होता है हीट वेव का कुछ क्राइटेरिया। पहली बात ये कहते हैं कि प्लेन एरिया मैक्सिमम टेम्परेचर स्टेशन रीच एट 40, ठीक है ना। 40, पहले तो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए प्लेन में, और हिल में होना चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस, चलो ठीक है। अब उसमें क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। 40 डिग्री टेम्परेचर पहली बात प्लेन में है, उसमें इंक्रीज हो रहा है 4 to 6 डिग्री का इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 45 या 46 हो जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद उसे बोलेंगे हीट वेव। हीट वेव अब सीवियर कंडीशन कब होगी, जब टेम्परेचर 47 डिग्री तक पहुंच जाएगा, तो सीवियर कंडीशन हीट वेव, सीवियर हीट वेव बोलेंगे। तो यही सारी कंडीशंस है, ठीक है ना। इंक्रीज हो जाए 4 to 5 डिग्री सेल्सियस इन नॉर्मल में, इंक्रीज 6 डिग्री सेल्सियस सीवियर बोल देंगे। नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर, ये वही सेम ही चीज़ है, थोड़ा अंतर इसमें दे दिया है। तो एडिशनली क्या बोलते हैं, एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर रिमेन 45 डिग्री, से हीट वेव बोलते हैं, 45 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है। हेल्थ इंपैक्ट क्या हो सकते हैं, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो कहते हैं ग्लूकोज पीते रहना चाहिए। हीट आपको क्रैम्प हो सकती है, हीट आपको एक्सोशन और कुछ भी हीट स्ट्रोक आ सकता है, वो गर्मी से चक्कर आ जाते हैं, वीकनेस, फैटिग, वोमिटिंग, मसल्स, तो ये सारी हीट वेव की वजह से सारी चीज़ होती है। एक्सट्रीम टेम्परेचर रिजल्टिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन एडवर्स इफेक्ट ऑन द पीपल, पड़ेगा उन पर इफेक्ट पड़ेगा। तो यही वे फॉरवर्ड है, जब हीट वेव आनी चाहिए, क्यों आ रही है हीट वेव, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इवेंट। ऐसे क्यों हो रहा है, क्लाइमेटिकल चेंज जो इंटरफेरेंस हो रहा है, लोगों को सोचना पड़ेगा, और इमिशन जो है फ्यूल से जो आप घर में करते हो उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा इन फ्यूचर। तो ऐसा ये बोल रहे हैं वे फॉरवर्ड में।
अब हमने हीट वेव पढ़ ली तो हम कोल्ड वेव भी रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात, कोल्ड वेव क्या होती है, टेम्परेचर 10 डिग्री होना चाहिए, 10 डिग्री टेम्परेचर हो गया और उसमें वेरिएशन हो रहा है, कितना इतना माइनस जा रहा है, 4 टू 4.5 डिग्री माइनस चला गया, यानी कि वो नियर अबाउट 6 पॉइंट आपका, सॉरी 6 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे हो जाएगा, 3.5 डिग्री, 3.5 डिग्री हो जाएगा, 4.5 डिग्री माइनस चला जाएगा, 10 डिग्री तो होना चाहिए टेम्परेचर, फिर वो माइनस में चला जाए, थोड़ा कम हो जाए, वो टेम्परेचर 4 डिग्री और कम हो जाए, या उसे बोलेंगे कोल्ड वेव। और 10 में से अगर 6.5 माइनस हो जाएंगे, यानी कि 10 डिग्री और 6.5 डिग्री और नीचे चला जाए, तो उसे बोलते हैं सीवियर कोल्ड वेव। तो यही चीज़ है, तो मैंने आपको दोनों डिफरेंस बता दी, कोल्ड वेव और सीवियर वेव में क्या डिफरेंस है। अब आते हैं अपने हिंदू पे। तो दूसरी जो न्यूज़ आती है रिलेटेड, सैलरी ऑफ पेंशन इज अ फंडामेंटल राइट फॉर ऑफ ऑल द एम्प्लॉय, ऐसा हाई कोर्ट ने बोला है। क्यों बोला है भाई, जो नॉर्थ दिल्ली एनडीएमसी है आपकी, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसकी सैलरी नहीं मिल रही है, उन्हें सैलरी नहीं दी जा रही है, तो उसको क्या बोला है, फिर केस गया हाई कोर्ट के अंदर गया, केस हाई कोर्ट के अंदर गया, तो हाई कोर्ट बोलती है ये जितना भी है, ये जो भी चीज़ है, कि जो आपकी सैलरी है, पेंशन है, आपके फंडामेंटल राइट है। कैसे, राइट टू एम्प्लॉय टू गेट ए सैलरी, पेंशन फंडामेंटल राइट, राइट टू गेट ए सैलरी पेंशन इज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, ये पार्ट है राइट टू लाइफ के। लिबर्टी मतलब एक तरह से लिबर्टी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, लाइफ एंड लिबर्टी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट है। तो आपकी पेंशन सैलरी आपका राइट टू लाइफ है, ऐसा हाई कोर्ट ने बोला है, अंडर फंडामेंटल राइट। जो दूसरी न्यूज़ आती है कि पोलराइज द पार्ट ऑफ आसाम, ये तो सारी इलेक्शन से रिलेटेड है, पर इसमें कुछ चीज़ें आई हैं। एक तो जो डेवलपमेंट हुआ है, जो तो आपका धुबरी आपका फुलबड़ी जो ब्रिज अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र बनाया जा रहा है, देखो ये आपके आ रहा है धुबरी और आपकी फुलबड़ी, ये एक ब्रिज बन रहा है, ये इंडिया लॉन्गेस्ट ब्रिज है, इंडिया लॉन्गेस्ट ब्रिज है, ये आपको याद रखना है। ये एक चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। अभी इसका क्या हुआ कि ये फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन रखा गया है 18 फरवरी को। फिर भोग आपकी बोगीबेल ब्रिज है, इंडिया लॉन्गेस्ट रोड रेल कम ब्रिज, इंडिया लॉन्गेस्ट, वो क्या है, ये भी इंडिया का लॉन्गेस्ट है, पर ये इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट कैसे है आपकी भोगीबेल, ये रोड एंड रेल कम है, मतलब ऊपर इसमें रोड चलती है, नीचे रेल चलती है, देखो ये चल रही है ना भोगीबेल, नीचे ट्रेन चल रही है, ऊपर का आपको दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा, इसके ऊपर रोड होगी, तो रोड रेल वाला ब्रिज है, दोनों एक साथ चलती है। तो आपको याद रखना है भोगीबेल, और ये कहाँ पे, सभी ब्रह्मपुत्र पर डेवलप हुआ है। और कोई न्यूज़ हमारे इसमें काम की नहीं, इलेक्शंस है, सब अपने अपने वोट मांगेंगे। फिर ये भी आ गया आपका एंटी आपका इनकम्बेंसी, इसमें कुछ नहीं है, ये ममता बनर्जी के ऊपर है कि उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किए हैं, किस किस पे वोट मांगना चाहिए, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होंगे, ये भी हमारे काम का नहीं है। इसमें बस ये था, अम्फा साइक्लोन आया था 2020 में, ये कहाँ पे आया था, ये आपके आया था आपका उड़ीसा टच होता हुआ वेस्ट बंगाल को हिट किया था, तो अम्फन साइक्लोन ये कहाँ पे आया था, ये आपका आया था बे ऑफ बंगाल में, तो आपको बस इतना याद रखना है, ये हमारे काम की नहीं है, पार्टीज इन तमिलनाडु। उसके बाद आता है पिलर टू बी इक्विटेबल, मतलब कि इक्विटेबल पोस्ट कोविड इंडिया, मतलब कैसे आप इक्वल कर सकते हो पोस्ट कोविड इंडिया, इंडिया के बाद इंडिया को। ये आर्टिकल लिखा है आपका जो वाइस चांसलर है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई में, उन्होंने लिखा है। ये क्या बोलते हैं देव साहब, क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ग्रोइंग इनइक्वलिटी इन इंडिया, बहुत बढ़ता जा रहा है। एक रिसर्च भी आई है, पी की रिसर्च भी आई है, वो भी बोलती है जो इंडिया का मतलब लोग थे, जो इंडिया के मतलब मिडिल क्लास लोग थे, शंक बाय द थर्ड ड्यू टू द नोवल कोरोना वायरस, नंबर्स ऑफ पुअर पीपल, जो पुअर पीपल है वो 150 रुपये से कम कमाने लगे, ठीक है ना, वो डबल हो गए हैं। जो 150 रुपये वाली, जैसे एक मजदूर आता है 300 रुपये या 400 रुपये एक पर डे के लेता है, पर अब जो 150 रुपये से कम लोग कमा रहे हैं, लेस देन 150 रुपये से कम डेली का कमा रहे हैं, और वो लोग डबल हो गए हैं। तो इस तरह से क्या है कि इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। फिर वर्ल्ड बैंक आपका, IMF, इंडियन लेबर, इन्होंने भी बोला है कि इनइक्वालिटी शुड इंक्रीज हो चुकी है, इंक्लूडिंग इंडिया में, ड्यू टू पेंडेमिक की वजह से। तो आपको इन इंस्टीट्यूशन का नाम भी याद रखना है। इकोनॉमिक शॉक हुई है, क्यों हुई है, रीज़न क्या है इकोनॉमिक शॉक होना, प्री कोविड-19 इकोनॉमी तो पहले से ख़राब चल रही थी, उसके बाद पेंडेमिक आ जाना, फिर इकोनॉमी और शॉक हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया, लो इनकम हो गई, रूरल डिजास्टर है, माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, वाइड स्प्रेड इनइक्वालिटी, तो ये सारे कारण हैं इनइक्वालिटीज बढ़ने के। इंडिया लार्जर इनफॉर्मल सेक्टर, सेकंड जो कारण बता रहा है, इंडिया का जो लार्जर इनफॉर्मल सेक्टर है पर्टिकुलरली वर्नरेबल है, वो बहुत वर्नरेबल इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, जो नियर अबाउट 50 to 60% एम्प्लॉय देता है लोगों को।
Inequality increased earlier also, but the pandemic has wider. पहले भी इनइक्वालिटी थी, बट जो पेंडेमिक आने से इसने और वाइडेंस मतलब और गैप इंक्रीज कर दिया है। तो इन्होंने ये बोला है, जो बिग कंपनी उन्होंने लार्ज कॉर्पोरेट जो थे उनको पेंडेमिक को उन्होंने कैन बी फेस कर लिया, उन्होंने पेंडेमिक को अच्छे से देख लिया, बट जो छोटे छोटे लोग थे, जो गरीब लोग थे, ऐसे माइग्रेंट लोग थे, उनको बहुत सीवियर इफेक्ट इसका गया। BCS 2000 बोलता है कि जो कंपनीज हैं BSE में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आपकी 200 जो कंपनी रिकॉर्ड हाई, उन्होंने इतने ट्रिलियन का बिजनेस किया आपका थर्ड क्वार्टर में, जो फाइनेंशियल ईयर 2000 इसका थर्ड क्वार्टर में इतना बिजनेस किया है, वॉज अप बाय 57%, उनका मतलब 57% हायर गया है। और जो इनफॉर्मल आपका वर्किंग सेक्टर है वो लॉस कर दिया, वो जॉब भी नहीं मिली, उनकी लॉस ऑफ इनकम हो गया, उनका एम्प्लॉयमेंट इन द लास्ट 1 ईयर। तो हम डिस्ट्रेस में ही जा रहे हैं और कंपनी ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, इनइक्वालिटी इंक्रीज होगी। अदर वर्ड, रिकवरी इज मोर के शेप रिकवर विद राइजिंग इनइक्वालिटी, के शेप हो गया, एक बढ़ रहे हैं सीधे और एक नीचे गिरते जा रहे हैं। तो यही सारी GDP की बात की है कि मतलब पोजीशन पे यहाँ था माइनस, यहाँ पे पहुंचा हमारा GDP, फिर इतना ग्रो करके इतना आया, अभी अराउंड GDP 1.1 है, मतलब आगे बढ़ेगा। 2.5% ऑफ द पॉइंट इट लोअर मतलब कंपेयर टू द लेवल ऑफ द लॉकडाउन लास्ट ईयर। तो ये सब चीज़ें हैं। लोगों के वुमेन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो गया, वुमेन लॉस्ट हो, मतलब वुमेन की जो जॉब है वो ख़त्म हो गई है, जो वर्क फोर्स में काम करती थी वो बहुत कम हो गया, वुमेन का जो वर्क फोर्स पार्टिसिपेंट था वो बहुत कम हो गया। इनइक्वालिटी हैज़ इंक्रीज द हेल्थ केयर एंड एजुकेशन ऑल्सो, इनइक्वालिटी हेल्थ केयर में भी और एजुकेशन में भी इंक्रीज हुई है। तो अब ये बताते हैं, 3 स्टेप प्लान बताते हैं, जैसे आपके ब्रिटिश इकोनॉमी है, आपके अटॉर्नी जिन्होंने कुछ बताया, कुछ प्लान है उनके क्या करना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात, यहाँ तो प्लान स्टार्ट नहीं होते, मैं आपको क्या बताता हूँ, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। थ्री प्रॉप आपकी प्रोलॉन्ग जो लंबी एक अप्रोच रखनी चाहिए रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी, क्या हो सकती है, फोकसिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट, हमें फोकस करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट पे, वेजेस पे, ठीक है ना। राइज करना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे, हेल्थ सेक्टर को अच्छा कर दो, एजुकेशन सेक्टर को अच्छा कर दो, जो भी ह्यूमन सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कर दो, ये सब चीज़ें। और यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसे आपने देखा होगा पेंडेमिक टाइम में वो जनधन खाते 500 रुपये डाले गए, BPL कार्ड वालों को 500 हज़ार हज़ार रुपये दिए गए, तो डायरेक्टली आप पैसा देना स्टार्ट करो, यूनिवर्सल बेसिक इनकम इन्होंने बोला है। और सोशल सेफ्टी नेट एंड अदर सोशल जो सोशल थिंकिंग होती है उसके नेट स्टार्ट कर दो। फर्स्ट क्या बोलते हैं इसकी, अब ये तो इन्होंने बता दिया एक प्रोलॉन्ग स्ट्रेटेजी दादी, थ्री जो होना चाहिए, अब उसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे। फर्स्ट, क्रिएशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट इन द सेंट्रल, ठीक है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ अप्रोच ये रखनी चाहिए, जो आपने बताया ना एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना चाहिए। मैक्रो लेवल पे इन्वेस्टमेंट मतलब रेट डिक्लाइन हुआ है, ठीक है ना, और थोड़ा हमें उसे और भी कम करते जाना है। इन्वेस्टमेंट मतलब कि इन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन कैन बी क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट, जो लोग मजदूरी करते थे कंस्ट्रक्शन में, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन और डेवलप होगा, एम्प्लॉयमेंट और जनरेट होगा। आपको फोकस करना चाहिए कहाँ पे, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब और फोकस करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और 7 चैलेंजेस जो है इन द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो उसको मतलब देयर आर 7 चैलेंजेस है एम्प्लॉयमेंट में, क्या क्या है, क्रिएटिंग द प्रोडक्टिविटी जॉब फॉर ए 7 to 8 मिलियन जो पर ईयर, ठीक है ना, वो मिसमैच हो रहा है बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई, तो मिसमैच है। देखो अब कंपनी आ रही है, उन्हें स्किल लेबर चाहिए, थोड़ा उसमें मिसमैच है, स्किल लेबर नहीं मिल पा रही है एज कम्पेयर टू, देख तो इंडिया में ओनली 2.3% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स है फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग। तो एक मिसमैच हो रहा है, क्या मिसमैच हो रहा है कि ट्रेनिंग स्किल लेबर चाहिए, अब कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया, स्किल लेबर चाहिए, मशीनों को हैंडल करना है, तो वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू साउथ कोरिया, एज कम्पेयर टू जापान, एज कम्पेयर टू आपका यूनाइटेड स्टेट, तो इन सब का शेयर बहुत कम है। यही बोल रहे हैं कि हमें शेयर को इंक्रीज करना है, उस वाले शेयर को जो स्किल लेबर का। फिर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं कुछ, मैन्युफैक्चरिंग शुड बी मतलब कि इंजन टू ग्रोथ, देयर इज बी लेबर इंसेंटिव एक्सपोर्ट, ठीक है ना, लेबर इंसेंटिव एक्सपोर्ट रखना चाहिए यार, इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीज़ देखनी चाहिए। फोकस ऑन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत नौकरी देते हैं, नए नए बिजनेस आएंगे, नई नई नौकरी मिलेंगी। इनफॉर्मल सेक्टर को भी इंक्लूड करना चाहिए, राइट टू माइग्रेंट, इन सबको एक साथ देख के चलना चाहिए। गेटिंग रेडी फॉर ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के साथ रेडी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी आपको रिवॉल्यूशन लाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको चैलेंजेस और टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन ये सब हमको चेक करना चाहिए। और क्या डिसेंट मतलब कि डिसेंट वर्कर कंडीशन है फॉर ऑल, सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। राइजिंग द रियल वेज ऑफ द रूरल एंड अर्बन
वर्कर एंड गारंटेड मिनिमम वेज। तो ये कुछ 7 इन्होंने बताए हैं चैलेंजेस हैं, जिस जिस सेक्टर में चैलेंजेस है उनको चेक करना है। या आप खुद भी सोच के लिख सकते हो कि एमएसएमई को, स्किल लेबर को बढ़ाना चाहिए, हमें एमएसएमई को बढ़ाना चाहिए, आपको लेबर इंसेंटिव एक्सपोर्ट आर इम्पोर्टेंट रखना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद राइट टू माइग्रेंट जो है उनका भी राइट्स होने चाहिए, ठीक है ना। और ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन उस पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें। अब क्या फिक्स, क्या डिफरेंस क्या है, क्या चीज़ हमें देखनी है। फिक्सिंग आपका डिकोटोमिस जो बताया इन्होंने, एक डिफरेंस मतलब होता है, क्या मतलब है, इम्प्रूव इन ह्यूमन डेवलपमेंट। सेकंड क्या है, इम्प्रूव इन ह्यूमन डेवलपमेंट। जो आपका डिफरेंस है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट अभी बताऊंगा, आगे आएगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन इज अनदर फॉर्म ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटिव मेजर। जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है हेल्थ में और एजुकेशन में, उसको भी एक, उसमें भी इनइक्वालिटी है बहुत बड़ी। जो हमारी पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट खर्च करती है, जीडीपी का 1.5% खर्च करती है आपका हेल्थ के लिए। देखो जीडीपी का 1.5% हेल्थ के लिए यूटिलाइज करती है। एंड नीड टू मूव टूवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ केयर, सबको इक्वल समान इलाज मिले, उसके लिए और स्पेंड करना होगा हमें 2 to 3% ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ। तो इतना करना होगा, इतना हम कर रहे हैं, इतना बढ़ाना होगा, 3 तक ले जाना होगा, इसका दुगना करना होगा, यूनिवर्सल सबको इक्वल एक्सेस मिल सके। किस चीज़ का इक्वल एक्सेस मिल चुके, कि वो सब लोग क्या कर सके, उनके पास इक्वल एक्सेस हो चीज़ों को, किस चीज़ का, हेल्थ से रिलेटेड। रिड्यूस इनइक्वालिटी अपॉर्चुनिटी, इसमें भी इनइक्वालिटी जो है, प्राइवेट को अच्छे वो मिल रही है, इनको खराब मिल रही है, उसको देखना है। फिर एजुकेशन आता है, एजुकेशन ही बहुत इनइक्वालिटी है, कि वो बेचारा गरीब स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसमें पढ़ रहे हैं। फिर ये डिजिटल गैप बहुत बड़ा हो गया, जो एजुकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हुई, जिसके पास थे सिस्टम, इंटरनेट था, मोबाइल थे, वो पढ़े लोग, जिनके पास नहीं था उनके वो नहीं पढ़े। तो उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, जो हेल्थ और एजुकेशन में गैप आया इनइक्वालिटी का, उसको भी चेक करना है। फिर आपका क्वासी यूनिवर्सल बेसिक इनकम एंड अदर सेफ्टी नेट। क्वासी क्यों बोला है, एक छोटी बेसिक, जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या रखे, क्वासी बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होता है, जैसे हर मंथली में 200-250 रुपये, या 1,000 रुपये, 1,500, जो भी गवर्नमेंट निकालेगी, जो रंगाराजन कमेटी थी आपका, जो भी कमेटी होती है वो बताती है कि मिनिमम इनकम फॉर पुअर होनी चाहिए। बहुत कंट्री में चलती है, वहाँ पे क्या होता है, पीडीएस वीडीएस नहीं दिया जाता है, वो डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र कर देते हैं, एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड कर देते हैं, कि उससे क्या होता है, वो अपने आप जो मर्जी से जहाँ से चाहे अच्छा खरीदे और अच्छा खाए पिए। उसके बाद देर इज ए कैश ट्रांसफर टू ऑल द वुमेन अबव द एज ऑफ 20 ईयर। एक कैश ट्रांसफर, ऐसा एक रिकमेंडेशन किसने बोली है, सी रंगाराजन ने बोली है, कि कैश ट्रांसफर होना चाहिए। जैसे मनरेगा है, उसके जो डेज है कि 100 दिन आपको गारंटीड आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उसको और बढ़ाना चाहिए। फिर नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो अर्बन के लिए भी ऐसी कोई स्कीम लानी चाहिए, जैसे ये मनरेगा है इस गांव के लिए, रूरल एरिया के लिए, अर्बन के लिए भी लानी चाहिए। देर इज ए नो प्रॉब्लम इन द आइडेंटिफिकेशन, कोई प्रॉब्लम ना हो आइडेंटिफिकेशन में, कि होता है ना कि तुझे नहीं रखूंगा, इसे रखूंगा, ये मुझे आधी सैलरी देगा अपनी, जैसे 150-200 रुपये से डेली मिलेंगे, तो उसमें से 50 रुपये मुझे देगा, तो इसे मैं इसे ही रखूंगा। तो आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ कैश ट्रांसफर and expand the guaranteed scheme would provide income support to the needy। एक तो कॉम्बिनेशन हो चाहिए, कैश ट्रांसफर, आपको पैसा अकाउंट में तुरंत मिल जाए, और दूसरी चीज़ आपको क्या होना चाहिए, कि गारंटीड होनी चाहिए, आपको नौकरी मिलेगी, क्योंकि गारंटीड स्कीम है ना ये मनरेगा वाली, तो इस तरह से सपोर्ट मिलता है जो नीडेड पीपल। फिर आपको फार्मर की इनकम भी बढ़ानी चाहिए, जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर है उनको भी ध्यान दिमाग में रखना चाहिए, उनकी भी इनकम पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि 56% जो एम्प्लॉयमेंट देता है ना इनफॉर्मली, वो फार्मर सेक्टर ही है, जो लोगों को बचा के रखे हुए हैं। फिर जो एफ पी ओज है, एफ पी ओज क्या, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइज, ये छोटे छोटे किसान है ना, जैसे गांव में 300-400 किसान, एक डेफिनेशन है पर्टिकुलर, गांव के 300 किसान एक जगह आके जुड़ जाएंगे, और वो एक साथ प्रोडक्शन करेंगे, और एक साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो कर सकते हैं। कोई छोटे छोटे किसान हो गए less than 2 हेक्टेयर वाले, तो वो सब कर सकते हैं। फिर टैक्स बेस एंड बजट, ये बोल रहा है कि टैक्स बढ़ाने की बात कर रहा है, रिच पीपल से और टैक्स कर लो, जो इनइक्वलिटी पे खर्च करो, और ढंग से ट्रांसपेरेंसी चेक करो, हेल्थ एंड एजुकेशन सोशल सेफ्टी नेट में यूज़ करो उस पैसे का। तो ये सब चीज़ें की बोला है इन्होंने। अब ये सब चीज़ होगी इकोनॉमी से रिलेटेड। अब ये कुछ जो स्टेप बताते हैं वो ऐसे भी बताते हैं आपके, जो आपके हैं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर बेसिस। जैसे आपको क्या करना चाहिए, जो डेमोक्रेसी की है उसको और डीपनिंग बनाना चाहिए, और अच्छी बनाना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन पावर, मतलब कि पावर सेंट्रल के पास मत रखो, उसे ग्राउंड लेवल तक पहुंचाओ पावर को, तो डिसेंट्रलाइजेशन पावर करना चाहिए।
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रूटेड मतलब ये पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल पावर को मतलब कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट इन द रूटेड में डालना चाहिए। तो ये सारी बात कर रहे हैं कि पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड एड्रेसिंग इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंस फॉर हायर एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड द वेल बीइंग ऑफ द पॉपुलेशन। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो वेल बीइंग हो, सबको इक्वल अधिकार मिले पॉपुलेशन का। ये न्यूज़ कुछ नहीं है, ये अटैक जो हुआ था माओइस्ट का, मैंने आपको परसों के पूरी नक्सल के बारे में पढ़ा है। आज मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि हमने परसों पूरा पढ़ा था। नक्सलिज्म कहाँ है, कहाँ से डेवलप हुआ, नक्सलबारी जो एरिया वेस्ट बंगाल से डेवलप हुआ, 1960 में जब लैंड रिफॉर्म आया उससे वो नाराज़ हो गए, वो गलत थे, उन्हें इक्वल लैंड शेयर नहीं मिला, उन्होंने फिर अपोज करना स्टार्ट किया, जैसे अंग्रेजों के टाइम पे करते थे किसान, ऐसी गवर्नमेंट का अपोज करना स्टार्ट हुआ। फिर वो कैसे माओइस्ट से जुड़ गए, तो माओइस्ट की थिंकिंग होगी, माओइस्ट ने उनके हाथ में बंदूकें थमा दी कि आपको लड़के ही अधिकार मिलेगा। तब से ये कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है कि नक्सलबारी। तो मैं आज नहीं पढ़ाऊँगा, अभी 1-2 दिन बाद फिर रिपीट करेंगे, ठीक है। कल मैंने आपको, परसों में नक्सलबारी पढ़ाया था, कल मैंने सेंट्रल आर्म फोर्स के बारे में कंप्लीट पढ़ाया था। और आपको देखना है, आप प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पे हिंदू की प्ले लिस्ट है और कल का न्यूज़पेपर आप देख लेना, कल या परसों का। फिर आता है यूएस एंड चाइना नीड टू ईट अदर। अभी ऐसा नहीं दोनों फाइट करते हैं, उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत है, ऐसा या एडिटोरियल बोल रहा है, ठीक है ना। इंटर मतलब इंटरडिपेंडेंसी है। जो वार ऑफ वर्ल्ड चली ना अलास्का की, उनकी मीटिंग थी अभी मार्च में, तो वो दोनों एक दूसरे से मतलब लड़े किसी बात पे बैठ के, वो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। सीधी बात है, यूएस ने उसने इम्पोज किया था, मतलब कि ये यूएस हो गया, यूरोप हो गया, ये अगेंस्ट रहता है मतलब कि रशिया के, चाइना के, इन सब चीज़ों के। फिर यूएस स्पॉन्सर कर रहा है क्वाड मीटिंग को जापान इंडिया के साथ, रीशेप कर रहा है फॉरेन मतलब जो इकोनॉमी पॉलिसी है उसकी चाइना के साथ, उसको रीशेपिंग कर रहा है, आपने देखा होगा ट्रम्प के टाइम में। फिर चाइना ने क्या, और चाइना पे क्या ब्लेम करते हैं कि चाइना जो ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है हांगकांग में, आपके जिंगजियांग में, और फिर अग्रेशन साउथ में और ईस्ट चाइना सी में जो एग्रेशन करता है, कि ताइवान को थ्रेट देना, अभी फिलीपाइंस को थ्रेट दे रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनिपुलेट करता है अपनी करेंसी को, साइबर अटैक करता है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर चाइना ने क्या ब्लेम किया कि चाइना वॉज क्या सरपास द यूएस, द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ऐसे सरपास कर सकता है चाइना, ठीक है ना। और मल्टीलेटरल फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ शंघाई कोऑपरेशन। अब चाइना ने क्या किया, चाइना कैसे पास कर सकता है, जैसे यूएस के फेवर में आईएमएफ रहता है, वर्ल्ड बैंक रहता है, डब्ल्यूटीओ, तो चाइना ने क्या किया, अपने अलग बना लिए। जैसे क्या बन गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया ब्रिक्स का, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया। तो ये सब एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन है किस चीज़ के, जैसे वेस्टर्न डोमिनेटेड कौन कौन से हैं, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, अब इधर चाइना के पास कौन कौन से आ गए, शंघाई, ये सब। तो एक तरह इक्वल टक्कर दे रहा है। उसके बाद शिपिंग एक्सचेंज मतलब कि क्या क्या चीज़ें, रूल बेस्ड ऑर्डर मेंटेनिंग ग्लोबल स्टेबिलिटी, जिंगजियांग, हांगकांग और ताइवान। ऐसा किसने बोला, ऐसा बोला आपका यूएन सेक्रेटरी जब अभी अलास्का में जो मीटिंग थी। आपको ध्यान रखना चाहिए जो आप कर रहे हो, ठीक है ना। चाइना बोलता है कि ये हमारा इंटरफेरेंस मैटर है, प्लीज़ अब इंटरनल अफेयर है, उसमें ध्यान मत दो। आप खुद स्ट्रगल कर रहे हो अपनी डेमोक्रेसी से, पुअर ट्रीटमेंट दे रहे हो अपने माइनॉरिटीज़ को, मिलिट्रीज़ को, और फाइनेंशियल उन चीज़ों पे ध्यान दो, ना कि हमारे पे ध्यान दो। तो ऐसा दोनों ने एक दूसरे को ब्लेम किया। तो लास्ट में क्या बोलता है, जो मीटिंग खत्म हुई तो उस बात को लेकर खत्म हुई, या बॉम्ब ब्लास्ट कैसे मिला, अमेरिका आपके रिक्वायर्ड द चाइनीज टू डील सर्टेन इशू, जैसे क्या है, क्लाइमेटिकल चेंज पे बात हुई, कोविड-19 पे, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन पे, G20 पे, हेल्थ, साइबर सिक्योरिटी, ईरान न्यूक्लियर डील, अफगानिस्तान, कोरिया और म्यांमार में जो चल रहा है उस पर लेके खत्म हुई। स्टार्ट कैसे हुई थी, बम ब्लास्ट ऐसे हुआ था, ये वाला, एक दूसरे को ब्लेम करना, ठीक है ना। फिर बम ब्लास्ट खत्म होगी, बाद में इन चीज़ों को बात करें खत्म हुई, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। किस चीज़ के लिए ज़रूरत है, ग्रोथ के लिए, सप्लाई चेन चाहिए, जॉब चाहिए, सर्विसेज चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि वी आर इन द ग्लोबलाइजेशन। और हम एक कंट्री को दबा के कब तक नहीं रह सकते, बिल्कुल भी नहीं रह सकते, उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी हार्म पहुँचेगा, ठीक है ना। और चाइना राइजिंग जनरेट बूम्स इन द न्यूमरस, एशिया में चाइना जनरेट हो गया, वेस्टर्न इकोनॉमी बहुत एक्सक्लेट कर रही है यूएस से। तो इन सब चीज़ों को एक दूसरे कनेक्टेड रहना पड़ेगा कहीं ना कहीं, इकोनॉमी बेसिस पे, नॉन इकोनॉमी बेसिस पे, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज पे, ग्रीन इकोनॉमी पे, क्लाइमेट पे, एक दूसरे को साथ आना ही पड़ेगा। दोनों की इंटर डिपेंडेंसी है जो मैंने आपको बताया। फ्री एंड अनहिंडर्ड जस्टिस, सारी बात मैं आपको जस्ट बताता हूँ क्या हुआ। अभी कोविड चल रहा था, तो वर्चुअली मीटिंग चल रही थी, किस चीज़ की, वर्चुअली जो जज केसेस थे वो वर्चुअली सुन रहे थे। तो एक बात निकल के आई, रिसर्च निकल के आई, इस वर्चुअल की वजह से ना लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना बहुत ईजी हो गया। अभी बहुत डिफिकल्ट है,
कि दिल्ली आएंगे, फिर दिल्ली बार काउंसिल लगाती है आप यहीं से वकील करोगे, वकील करके आप उसमें जाएंगे, बहुत पैसे लेता है, फिर आपके केस की सुनवाई होती है, फिर आपको डर भी लगता है, फिर आप तमिलनाडु के कन्याकुमारी से दिल्ली आने में हेजिटेट करते हो, पैसा भी लगेगा, टाइम भी जाएगा। अब वर्चुअली तो आप वहीं पे बैठ के सुन सकते हो, एक लोकल वकील को लेकर सुन सकते हो, कि वहीं का लोकल वकील आपको दिल्ली कोर्ट भी नहीं है, अपने अपने वकील से सुन सकते हो, कोई भी हो, बस बोलने के लिए होना चाहिए, उसका मैनर्स होना चाहिए कैसे, तो कोई भी अब लोकल वकील कर सकते हो। तो उससे क्या हो, जो हियरिंग केस थे ना वर्चुअल में, वो बहुत बढ़ गए हैं, मतलब कि जो एक्सेस था सुप्रीम कोर्ट जाने का लोगों का, वो इंक्रीज हुआ है। तो इससे क्या होता है, मतलब अगर तो आपको जस्टिस मिल रहा है अच्छे से, फेयर इक्वल एक्सेस टू सुप्रीम कोर्ट इज ए लैक देयर फॉर, मतलब कि ठीक था, लॉयर अक्रॉस द इंडिया टू अप्रोच थ्रू टेक्नोलॉजी, कहीं से भी कोई से भी लॉयर अप्रोच कर सकता है थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट विद रिलेटेड टू ईजी, ये बहुत ईजी हो चुका है। रिटर्न टू फिजिकल हियरिंग, मतलब जो फिजिकल हियरिंग था बाय द बार इन दिल्ली, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी कभी वकील को, देखो एक वकील है, मेरा केस सुन रहा है, वो बोलता है यार मैं नहीं जा सकता, कल को मुझे दूसरे केस की हियरिंग भी करनी है, ठीक है, मैं चला गया तो दूसरे केस की हियरिंग कौन करेगा, फिर अगर लाना है तो आपको जैसे और पैसे देने होंगे उसे, जो भी डिमांड रखे हैं उसकी डिमांड फुलफिल करनी होगी, ला लेके आना है दिल्ली, या उसका कोई पर्सनल मैटर तो ही आएगा, वरना कोई भी लोकल का जो एरिया का तमिलनाडु का कोई वकील दिल्ली आके आपकी बात नहीं करेगा, क्योंकि उसे वहाँ भी हियरिंग करनी, बहुत टाइम लॉस बहुत जाता है। ये चीज़ हुई। डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला भी था कि हम ये कोर्ट के हाथ में देते हैं कि उसको अपनी बेंच कहाँ पे स्टेबल करनी है और कैसे अपनी चीज़ों को परफॉर्म करना है, नो वेयर टू गो एंड होम टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट टू इंक्रीज एंड रीच द होल्ड कोर्ट एल्सवेयर, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज को अधिकार, चीफ जस्टिस जो इंडिया है उनको अधिकार दिया गया सुप्रीम कोर्ट को सर्किट बेंच कहाँ पे डेवलप करनी है उनके पास ही है, वो अपने ऑर्डर से डेवलप कर सकते हैं कोई भी सर्किट बेंच, क्यों, जस्टिस देने का पास उनके पास ही अधिकार है, तो इसलिए इन्होंने ये भी चीज़ बोली हुई। फिर आपने बोला कि इन इंडिया देखिए यूनिफाइड सिंगल आपका आपका पैरामीडियल स्ट्रक्चर है जुडिशियल सिस्टम का, पता ही है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लास्ट है, और सारे केसेस होके कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से निकलते हैं, ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन वही है कि आप केस हारते ज़्यादा, सुप्रीम कोर्ट लास्ट ऑप्शन बचता है, तो आपको आना ही पड़ेगा। पॉलिसी रिसर्च क्या बोलती है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनेटेड इन द हाई कोर्ट क्लोज टू दिल्ली, ये बोलती है कि रिसर्च बोलती है कि जो दिल्ली के आसपास की जो हाई कोर्ट में केस जो भी हारे हो या हाई कोर्ट के केस हो, जो सुप्रीम कोर्ट के आसपास की जो स्टेट है, जैसे आपकी यूपी हो गई, दिल्ली हो गई, हरियाणा हो गई, फिर थोड़ा पंजाब मान लो, मध्य प्रदेश मान लो, ये आसपास के जितने स्टेट हैं इनके ही सबसे ज़्यादा केसेस है, ऐसा एक रिसर्च बोलती है। और दूर दूर तमिलनाडु की हाई कोर्ट का, मुंबई हाई कोर्ट का उनके बहुत कम केसेस हैं, तो यही बताएंगे, ये सारे ने एक्सप्लेन किया। जोग्राफिकल जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत प्रॉब्लम होती है, सिलेक्टेड फ्यू लॉयर इन द अराउंड द दिल्ली, क्योंकि कुछ लॉयर जो दिल्ली के अराउंड है वही आ सकते हैं, अफोर्डेबल है पास आने के, जिस मेरठ के वो एक दिन में 4 बार जा सकते हैं दिल्ली, तो ये आसपास को यूपी में आता है, तो इन सब चीज़ों का बहुत असर पड़ता है। कॉस्ट पड़ती है, देखो मतलब क्वालिटी और एंड द कॉस्ट का ऊपर दोनों ऊपर बात जाती है, ठीक है ना। कोर्ट फॉर एवरीवेयर, कोर्ट फॉर एवरीवन, सॉरी एवरीवेयर नहीं है, कोर्ट फॉर सबके लिए कोर्ट होनी चाहिए, ऐसा ये वे फॉरवर्ड में लिखना है। क्या करना चाहिए कि ओपन अप द एडवोकेट फॉर ऑल ओवर इंडिया, सबके लिए ओपन होनी चाहिए। मोस्ट हुम कुड नॉट इवन हैव ड्रीम, कुछ सोचते हैं ना कि मैं वकील बनाऊँ, मेरा एक ड्रीम है सुप्रीम कोर्ट में जाके केस लड़ूंगा अपनी लाइफ में एक बार, तो वो भी फुलफिल हो जाएगा इन लोगों का। फिर लॉयर, जो लोकल लॉयर्स होते हैं ऑफ देयर ऑन चॉइस कन्वीनियंस के हिसाब से लोग ला सकते हैं, इंक्लूडिंग द सेम लॉयर जिसने उसका केस हाई कोर्ट की, तमिलनाडु की हाई कोर्ट में एग्जाम भी लिया है, तमिलनाडु की हाई कोर्ट में लड़ा है, उसी लॉयर को लोअर कोर्ट में लड़ा है, उसी को उसमें ला सकते हैं, ऐसा भी होना चाहिए। मतलब होता है ऐसा ही, मतलब प्रॉब्लम होती है, प्रेफरेंस देना चाहिए। वर्चुअली हियरिंग आर नॉट बी परफेक्ट अल्टरनेटिव, कोई परफेक्ट अल्टरनेटिव नहीं है, पर इम्परफेक्शन जो मिल रहा है ना कि आपको जस्टिस, राइट टू एक्सेस जस्टिस नहीं मिल पाता, उससे तो ठीक ही है वर्चुअल हियरिंग, कि आपको जस्टिस नहीं मिले, चुप हो जाते, छोड़ो यार कौन जाएगा इतनी दूर, ठीक है, तो उससे तो ठीक ही है। और सुप्रीम कोर्ट कुड सेट द फुलफिल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस फुलफिल करना है, मोर देन वन लॉ कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी है रिकमेंडेड कर चुकी है सर्किट बेंच को, सुप्रीम कोर्ट मतलब कि आपको डेवलप करना चाहिए, कोई सर्किट बेंच भी बनाना चाहिए, रिकमेंडेड किया है पार्लियामेंट कमेटी ने भी, लॉ कमेटी ने भी, तो उनको भी देखना चाहिए। वर्चुअल हियरिंग शुड अलाउ टू कंटिन्यू इफ इट नॉट ए मैटर ऑफ राइट, दे एटलीस्ट एज ए मैटर ऑफ जस्ट ए इक्विटेबल पॉलिसी। जो मैंने आपको सारी बात बोली, ये सारी बात ओपन होती है एक नई बेंच की, अभी बात चलती है ना, एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच साउथ में भी होनी चाहिए, जो साउथ रीजन को सुने, ईस्ट में भी होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी, तो उस चीज़ की ही ओपनिंग बात करते हैं, तो उसका एक अल्टरनेटिव आप दे सकते हो वर्चुअल हियरिंग, ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस आप वर्चुअल हियरिंग थ्रू
जा सकते हो बाय हायरिंग ए लोकल एडवोकेट, लोकल और द वही जो आपको पुराना एडवोकेट था उसकी जो केस देख रहा था उसे ही हायर करके। तो ये सारी इसमें मीटिंग थी। अब ये कुछ नहीं है, ये सीडी स्कैंडल था जो अब बताया था मैंने, एक वुमेन के ऊपर मतलब करेक्ट उसने हैरेसमेंट चार्ज लगाया था, जो कर्नाटक के आपके कांग्रेस के मतलब कि कर्नाटक के लीड मतलब कि मिनिस्टर थे, कि उनके ऊपर एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उन्हें सेक्सुअली उन्हें मतलब कि बोला था कि उसके बाद दूंगा। दूसरी न्यूज़ मैंने कल भी देखी, इसरो के जो एक साइंटिस्ट था, आपके नाम भी आपका नारायणा, उनके ऊपर 1995 में प्रोब लगा था कि उन्होंने कुछ जो आपका विकास इंजन टेक्नोलॉजी है, जो PSLV जब डेवलप किया जा रहा था उसके कुछ इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को दी है, और 2018 में केस वो डिसमिस कर दिया गया, तो इन्हें 15-20 साल जेल में काटना पड़ा। ठीक है ना, देख लो 22 साल जेल में गए, तो इन्होंने मतलब इनकी जो प्रोमिनेंट एक साइंटिस्ट है और उनकी ऐसी डिस्टोर उनकी ऐसी डिस्टोर कर दी, निगेटिव इफेक्ट जाता है कि जो प्रूफ की गई आपने गलत की, इन्वेस्टिगेशन गलत की, कुछ भी हो, कोई पॉलिटिकल लीडर का दबाव हो, कुछ भी हो, ये चीज़ गलत चीज़ है। एक CRPF का कमांडो है, वो अभी भी अपनी मॉइस्ट की कस्टडी में, ऐसा वो मिल नहीं रहा है, तो ऐसा वहाँ के बोला है कि डीसी ने ये सुप्रीम कोर्ट आपका मतलब कि फोन बोल दिया कि इंट्रीज में हेड ऑफ द सुप्रीम CBI। अभी क्या हुआ है, सीधी सीधी बात बताऊँ, 2 फरवरी को आपके जो पहले डायरेक्टर थे ऋषि कुमार शुक्ला, उनका टाइम खत्म हो गया। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अभी इलेक्शंस हैं, असेंबली इलेक्शंस हैं, जो मीटिंग होती है हम जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करने की हाई पावर कमेटी होती है उसमें नहीं बैठ सकते, तो हमने इंट्रीजिम मतलब कि कुछ टाइम के लिए एक नया अपॉइंटमेंट कर दिया है। तो ये बोला एक गलत बात है, एक NGO ने केस फाइल किया था कहाँ पे, आपका सुप्रीम कोर्ट में, तो ये बोला कि गलत बात है, आप एक हाई पोस्ट के लिए जो एक तरह से चीज़ें हैं उसमें ऐसा अपॉइंट नहीं कर सकते। अब कमेटी में कौन होना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, जो चुनते हैं किसको आप नया डायरेक्टर बनाना है। और आपने इस हायर पोस्ट के लिए थ्रू द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आपने सेक्रेटरी स्कीम मतलब कि जो सेक्रेटरी स्कीम है मतलब कैसे कैसे अपॉइंट करना है, वो तो कानून में लिखा हुआ है ना 1946 के एक्ट के, उसके आपने अगेंस्ट जाके अपॉइंटमेंट कर दिया, ये चीज़ गलत है। एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल पावर आपने दिखा के किसी को अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। CBI डायरेक्टर इज कम्प्लीटली 1 and 2 मंथ, क्या बोला है कि 1 and 2 मंथ बाद हम उसे अपॉइंटमेंट कर देंगे। फिर ये फे फॉरवर्ड में क्या बोलते हैं, जब आप ऐसा करो ना, रिटायरमेंट होने से 1-2 मंथ पहले ही नाम चूज कर लो, ये बनेंगे नेक्स्ट। इन्होंने ये बोला है कि गलत बात है, तो हम CBI पढ़ेंगे कैसे अपॉइंटेड होते हैं, क्या चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल बेंच बनाई है, कोल के केसेस चल रहे हैं, 41 केस पेंडिंग है। जो कोल केस था वो पूरा पूरा तो 41 केसेस पेंडिंग है, जिसमें बहुत 2 लाख करोड़ का घोटाला वोटाला हुआ था 2013 में, तो वो सारे केसेस को हियरिंग करेंगे। फिर डाउटफुल वोटर क्या है, जो उन्होंने डिटेंशन किया था, उनकी डेथ हो चुकी है, पहली बार डिटेंशन डाउटफुल वोटर कुछ नहीं है, जैसे NRC होगी आपके असम में NRC हुई है, जिनको पास सबूत है कि हम सिटीजन्स हैं इंडिया के, सब कुछ है, हमारा वोटिंग राइट है, इस वे से उसके बाहर जो निकल गए, NRC से बाहर जो लोग चले गए, जो कोई मतलब कि एविडेंस नहीं दिखा पाए, ठीक है, जो बाहर चले गए वो डाउटफुल वोटर में डी लिस्ट बोलते हैं। ये डी लिस्ट बोला जाता है, जो इलेक्शन कमीशन ने डेवलप की है, ये डाउटफुल वोटर्स हैं, इनको दोबारा चेक किया जाएगा ये इंडिया के वोटर्स हैं या नहीं है। ये इतनी न्यूज़ थी इसमें। फिर आपकी आपकी पेंसिया बायोटेक जो है आपकी, वो स्पुतनिक 5 का डेवलपमेंट करेगी इंडिया में, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं है। फिर जो है, जो इंडिया डिले सेकंड वेव कैन बी कंसिडर्ड इकोनॉमी इम्पैक्ट आ सकता है, तो हम उसको क्या करना चाहिए रोकने के लिए। तो एक 5 आपकी फोल्ड स्ट्रेटेजी बताइए आपको कैसे कैसे हमें रोक सकते हैं। इंक्रीज द टेस्टिंग, आपको भी पता है, जिसको पकड़ा गया उसको आइसोलेशन करना चाहिए, किसी वो टेस्ट हुआ है कोविड है आइसोलेट कर दो, ठीक है। आइसोलेट होने के बाद ही किस किस से मिला, उसकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करो। 3 तो मैंने आपको बता दिया, मोदी सर ने भी 3 बताई हैं, TTT, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, तो ये भी 3 है, ये भी ऐसे ही है तीनों, ये भी। उसके बाद क्या करना चाहिए, री इन्वोग्रेशन ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर, मतलब जो प्राइवेट हेल्थ केयर उसको अच्छा बनाना चाहिए और अच्छे से उनको भी मतलब री इन्वोग्रेट करना चाहिए, पब्लिक हेल्थ प्राइवेट सेक्टर को दोनों को, ठीक है ना। इंश्योर करना चाहिए कोविड जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, ठीक है, लोगों का कोविड वोविड कुछ नहीं होता है, सब देख ली जाएगी जो हुआ कोविड से है हमारा कोविड कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो बिहेवियर पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, टारगेटिंग अप्रोच रखनी चाहिए। जो वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है ना डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में, कहीं भी मैंने कल ही पढ़ा था कि भाई मतलब कि कहीं पे तो वेस्ट हो रहा है वैक्सीन का, और कहीं पे लोगों को मिल नहीं रही है, भीड़ इतनी हो जा रही है, वैक्सीन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो सब चीज़ों को मतलब अप्रोप्रिएट रखनी चाहिए कि कैसे हमें वैक्सीन देनी है लोगों को, कैसे हमें सब चीज़ करनी है। तो यही सारी न्यूज़ में था कि 5 की फोल्ड अप्रोच आप याद रखना। और ये जो स्पुतनिक 5 इसका एक फ़ायदा है
ये टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री में रह सकती है, तो इसे कोई नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में भी स्टोर कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इसे कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। तो आप इसके लिखोगे इसके बारे में तो लिख सकते हो। फिर फायर इन द फॉरेस्ट, ये मैं पूरा एक चीज़ बताऊंगा। फायर से ऊपर तो आप बना लेना, एक आंसर लिख लेना अपने पास, लिख के रखना। फायर इन द फॉरेस्ट, कल FCI डे था तो प्रोटेस्ट किया है कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आपने फसल बेची तो डायरेक्ट आपके खाते में पैसा चला जाता था विद इन 1-2 दिन में, तो वो गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दिया है। अब पता नहीं उन्होंने फिर दोबारा से उठा दिया। फिर चिनाब ब्रिज डेवलप किया जा रहा है, आईफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। अब ये याद रखना, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है ये उधमपुर और श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के अंदर आता है, और कटरा से बनिहाल पास होता हुआ ये रेल ऐड करेगा। कटरा आप जम्मू जाना, कभी वैष्णो देवी जाना, कटरा तक ट्रेन जाती है, उससे ऊपर नहीं जाती है। ये बनिहाल तक जाएगी ट्रेन आपकी, बस इसमें ऐसा बोला बनिहाल पास से निकलते हुए। अब ये ऑर्डिनेंस पास किए गवर्नमेंट ने, कुछ 9 ऑर्डिनेंस लेके, आप देखना ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट कब कब पास होते हैं, आप जाके ये बात पॉलिटी से पढ़ लेना, ये तो नॉर्मल चीज़ है। INS विराट जो होता है ये क्या था, एक तरह से प्राइवेट, ये क्या, इसे डी कमीशन करके 67 ईयर आइकॉनिक वारशिप है ये, 67 ईयर ओल्ड, तो इसने क्या डी कमीशन कर दिया गया था, तो एक प्राइवेट कंपनी से खरीद लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्लीज़ इतने पुराना शिप को और इतने बढ़िया शिप को आप स्क्रैप मत करो, इसे कोई म्यूजियम डेवलप कर दो, ऐसा बोला INS विराट। तो याद रखना ये एक तरह से क्या था, ये एक तरह से आपका वो एयरक्राफ्ट कैरियर था, इसको डी कमीशन कर दिया। आपको कमेंट में जाके बताना है कि और कौन सा इंडिया के पास एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना, और डेवलपिंग स्टेट पे कौन सा एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना। जो भी कमीशन है वो किस कंट्री से लिया है या इंडिया ने खुद डेवलप किया, ये आपको बताना है। अफगानिस्तान प्रेसिडेंट की मीटिंग हुई है आपकी, जो आपके डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन जो इंडिया में आए थे, उनकी मीटिंग हुई है। तो अफगानिस्तान ने कुछ चीज़ बोली है, क्या बोला है कि हम 3 स्ट्रेटेजी रखेंगे। क्या स्ट्रेटेजी, 3 स्ट्रेटेजी बताई है, क्या रखेंगे, 3 स्टेट प्लान बता दिया उन्होंने। पहली बात तो वोटिंग होगी, वोटिंग होगी, जब वोटिंग होगी कौन गवर्नमेंट चुनेगा अच्छे से होगी, ठीक है। और पॉलिटिकल जो सेटलमेंट है विद द तालिबान अनाउंस द इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सीज फायर। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सीज फायर होगा, ऐसे नहीं कि वो हार जाए फिर वो फिर से लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दे। तो इंटरनेशनल पूरे देश बैठेंगे, इंटरनेशनल सीज फायर होगा। ही देन प्रपोज द होल्डिंग ए प्रेसिडेंट इलेक्शन इन विच द तालिबान टू टेक पार्ट, तालिबान भी पार्ट करेगा, पोस्टल बैलेट होंगे, ठीक है ना। जो ये सारी चीज़ उन्होंने बताई है, जो भी होगा देख लेंगे। फिर जापान एक्सप्रेस द मतलब ही कंसर्न जताया चाइना जो हांगकांग में करा उर्ग्यूज, जो मुस्लिम है ये, जो आपके ईस्ट चाइना में रहते हैं, तो उनके ऊपर जो ह्यूमन राइट वायलेशन, एक BBC ने भी रिपोर्ट दिखाई थी, फिर BBC को वहाँ से उन्होंने निकाल दिया था चाइना ने कि आप गलत दिखा रहे हो हमारे अगेंस्ट जाके। ये रिपोर्टिंग जो रिपोर्ट किया था BBC ने अपनी रिपोर्ट बनाई थी, जो उनके साथ हो रहा है ह्यूमन राइट वायलेशन, इवन रेप तक हो रहा है, जो वहाँ की आर्मी है रेप तक करती है। तो उनके ऊपर ये कहाँ के आहुति जैसे यमन के हैं, ये भी रिवाइवल कहाँ के हैं, ये मुस्लिम हैं आपके, चाइना में रहते हैं, जो चाइनीज़ मुस्लिम है। फिर पुतिन ने एक ऐसा लॉ बना दिया, अब 2036 तक वही प्रेसिडेंट रहेंगे। उसके लिए क्या होता, वोटिंग हुई थी, पब्लिक वोटिंग हुई थी, पब्लिक ने पास किया, फिर लॉ कमीशन ने जाके अमेंडमेंट कर दिया। तो ये कौन है, अब ये 2036 तक 10 साल इनको और बढ़ा दिए गए हैं। फिर आपकी पल्मा सेफ, पल्मा एक मोजम्बिक में आपका एक सिटी है, उसको आतंकवादियों ने मतलब टेररिस्ट ग्रुप ने घेर लिया था, उसमें इतने लोग भी डेथ हो गई थी। तो आपको हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पल्मा की लोकेशन। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पल्मा की लोकेशन, ये पल्मा जगह है कहाँ। देखो कोई भी न्यूज़ आएगी, कोई भी पल्मा चीज़ आती है, कोई भी सिटी का नाम आता है, प्लीज़ आप ऐसे मार्क कर लिया करो। जाके कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ जाके पल्मा सर्च करना है, सेव पे जाना है और स्टार मार्क कर देना है, जैसे मैं करता हूँ, तो ये हमेशा सेव रहेगी। पल्मा कहाँ पे है, ये रहा आपका मोजेम्बिक चैनल। कोमोरोस आइलैंड है, ये देखो ये रहे कोमोरोस, ये रहे आपके सिचिल्स, ये रहे आपके, और आपका मॉरिशियस ये रहा, रीयूनियन ये रहा। मैंने पहली मार्क की है क्योंकि न्यूज़ में रहते हैं, क्योंकि बिल्कुल एक वर्नेबल स्टेज पे है। तो ये रहा आपका परमा, मोजेम्बिक क्यों में आता है आपका पलामा, सॉरी पल्मा। तो ये आपको याद रखना है मोजेम्बिक क्यों। अब आपको क्या चीज़ और देखनी है कि आपका अरेबियन सी से और इंडियन ओशन से कौन कौन से कंट्री छूती हैं। पहली तो आप यहाँ पे आ जाओगे थोड़ा सा, दजीबूती भी छूती है गुल्फ ऑफ एडन से, सोमालिया हो गई, उसके बाद केनिया हो गई, तंजानिया हो गई, मोजेम्बिक की हो गई, और लास्ट में जो आती है साउथ अफ्रीका। ये सारी कंट्री हैं जो इंडियन ओशन से टच करती हैं। सोमालिया हो गई, तंजानिया, मोजेम्बिक यू, उसके बाद केनिया भी हो गई बीच में, आप नीचे साउथ अफ्रीका, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। नाउ बैक आवर हिंदू, तो मैंने आपको बता दिया ये नए आपके वियतनाम के PM फाऊ करके, फुक करके ये अब प्रेसिडेंट होंगे नए। मैन्युफैक्चरिंग जो PMI है वो डीप हुआ है, जो मैं आपका परचेज आपका मैनेजर इंडेक्स है,
वो 7 महीने में सबसे लो गया है, ऐसा बोला है। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन रखना चाहिए। इन्फ्लेशन मैंने कल बढ़ाया था कि आपको 4% में +2 -2 के बीच में ही रखना है इन्फ्लेशन, जो भी 6.1 6.2 तक पहुंच गई है, तो उसे फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन रखना है, फ्लेक्सिबल काम करे सबके लिए, ऐसा बोला है। गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करने की बात की है। आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंकनिफ्टी जो बोर्ड कोड था उसको थोड़ा सा उसमें क्या करेंगे, अमेंड करेंगे। जो एमएसएमई सेक्टर स्ट्रेस फेस कर रहा है उसको, मतलब जैसे उसको इसके अंदर उन्होंने पैसा नहीं दे पाया और इंसॉल्वेंसी बैंकनिफ्टी कोड ला के उसे डिजो, मतलब कि इस पैसा लेने की बात हुई, कोई बात हुई, तो थोड़ा सा अमेंडमेंट करके उसे रिलैक्स दिया जाएगा कि वो प्रॉब्लम जो फेस कर रहा है वो निकल जाए उस प्रॉब्लम से। लेस इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेट लीड टू पावर डिमांड इन रिकवरी। अभी क्या होगा, पावर डिमांड थोड़ी कम हो गई थी कोविड के टाइम पे। क्यों कम हो गई थी कोविड के टाइम पे? इंडस्ट्री जो सब चीज़ें सब बंद हो गई थी एक तरीके से, तो पावर डिमांड कम हो गई। जब दोबारा से पावर डिमांड बढ़ना स्टार्ट होगी, ऐसे याद रखना। फिर एक, ठीक है ना, एक हेपेटाइटिस की ड्रग्स आती है जो जेडस बनाता है, ठीक है ना, वो कोविड-19 के ट्रीटमेंट पे वो अभी देख रहे हैं कि उसे परमिशन मिलती है क्या यूज़ करने के लिए। डीजीसीआई उन्होंने ड्रग बनाई है जो हेपेटाइटिस ड्रग यूज़ करते थे, कोविड में अच्छा कर रही होगी, तो उसको परमिशन देने के लिए डीजीसीआई के पास गए कि परमिशन हमें दे दो। आकाश इंस्टीट्यूट को बायजूस खरीद लेगा, क्योंकि आकाश ऑफलाइन इंस्टीट्यूट था, वो उसने बहुत फेस हो गया वो ऑफलाइन कोचिंग से। तो कोचिंग वोचिंग जो ऑफलाइन वाली थी उन पर बहुत इफेक्ट गया इन चीज़ों का, तो इसे आपने देखना है। हम आते हैं अपने नोट्स पे। हिंदू हमने पूरा ख़त्म कर दिया, नोट्स हमारे थोड़े लंबे हैं आज। स्टार्ट करेंगे सीबीआई से। मैं स्पीड में जाऊंगा। अगर आपके नोट्स चाहिए आपको, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जाना, और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सुबह 8 बजे तक हिंदू न्यूज़पेपर, हिंदू हाईलाइट न्यूज़पेपर और ये नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं। तो सीबीआई से रिलेटेड है। सीबीआई एक तरह से इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी है, ठीक है ना। इस फंक्शन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द, आपका जो पर्सनल वाला है, जो आपका डीओपीटी वाला है, आपका पेंशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर आता है, जो आपको यूपीएससी का अंडर भी चीज़ चलती हैं इसकी, तो इसके अंडर में ये आती है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ठीक है ना। करप्शन और विजिलेंस, सुपरजेंसी ऑफ वेस्टेड विद द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है ना। ये बहुत कन्वेक्टिव रेट इसका बहुत हाई है कि 60 to 70% इन कंपेरेबल टू द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन द वर्ल्ड। तो आपको ये भी चीज़ें याद रखनी है। हिस्ट्री क्या है, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई थी करप्शन बहुत स्टार्ट हुआ था, तो स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट किया गया था चेक करने के लिए कि कहाँ पर करप्शन है 1941 में। तो चेक किया कहाँ पे करप्शन है, कहाँ पे बैबरी हो रही है, मतलब पैसा लेके चीज़ों को चला रहे हैं, तो सब चीज़ को देखा गया। फिर अंग्रेजों ने सोचा कि एक परमानेंट हमें ऐसी पुलिस बना बना देनी चाहिए, तो वो लेकर दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशन 1946, जो मैंने बताया इसके अंदर सीबीआई आती है, और ये वाला इन्वेस्टिगेशन एक्ट लेके आया। उसके बाद क्या हुआ, 1963 में सीबीआई स्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट, आज़ाद हो गया देश, तो उसको सीबीआई बना दिया गया 1963 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन काम देखेगी, कोई फ्रॉड काम तो नहीं हुआ हाई प्लेस में, ठीक है, करप्शन तो नहीं हुआ, कोई फ्रॉड सीरियस चीटिंग तो नहीं हुई कहीं पे, सोशल क्राइम तो कहीं पे नहीं हुआ, उस चीज़ों को चेक करेगी पूरे इंडिया में, और इंटर स्टेट कहीं पे भी चेक कर सकती है, ठीक है भाई। टाइम आते आते इसे और भी केस देने लगे, किडनैपिंग का केस भी इसे देने लगे, सब फिर चिल्लाते हैं इन्वेस्ट, हमें तो सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, हाईजैकिंग का सब केस, फिर तो सबको सारे केस मिलने लगे। तो अभी उसको कुछ भी केस दे देते हैं, इसकी कुछ सुई मोटो पावर होती है खुद। अगर आपने केस इसके पास गया भी ना, ये खुद भी एक्शन ले सकती है अगर इसे पता लग गया। वो किस पे ले सकती है, बस यूनियन टेरिटरी पे, याद रखना। यूनियन टेरिटरी पे खुद भी, क्योंकि वो सेंट्रल के अंदर आती हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑथराइज सीबीआई टू इन्वेस्टिगेशन क्राइम इन द स्टेट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है आंध्र प्रदेश में क्राइम हुआ है, वहाँ जाके इन्वेस्टिगेशन करो, तो आपको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, अन्यथा सीबीआई नहीं जा सकती है। अभी जो महाराष्ट्र का केस था, सीबीआई को बोल रहे थे कि जो आपके वहाँ के होम मिनिस्टर सीबीआई इंक्वायरी हो, पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी, इसलिए तो एनआईए को भेजा कि एनआईए को इन्वेस्टिगेशन करने। एनआईए जा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, उसके लॉ में लिखा हुआ स्टेट की परमिशन नहीं चाहिए, तो उन्होंने यूएपीए बता के कि आपने बम प्लांट किया था, ये वो किया था, तो आपने किसको भेज दिया, आपने एनआईए को भेज दिया। अभी क्या हुआ है, अभी हाई कोर्ट ने परमिशन दी है सीबीआई को इंक्वायरी करने, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए अगेंस्ट द होम मिनिस्टर। तो सीबीआई को परमिशन किसने दिया, हाई कोर्ट ने। तो नेक्स्ट लाइन वही आती है, अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बोलती हैं, ऑर्डर देती हैं सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो विदाउट परमिशन से वो कुछ जा सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें अभी मुंबई में हुई हैं। चैलेंजेस क्या है सीबीआई के, मतलब एक तो सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल चुका है, एक तरह से आपका केज एंड पैरेट स्पीकिंग मास्टर ऑफ वॉइस, ये मतलब कि जो केज में तोता रहता है जाल में बंद, तो अपने मास्टर की वॉइस बोलता है, तो ये भी सीबीआई वैसे ही काम करती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है
केस बहुत इन्वेस्टिगेशन 10-10 साल से केस इसके अंदर पड़े हुए हैं, वो चीज़ नहीं है। लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी है, किसको देना है, किसको बताना है, ये मिस हैंडलिंग पॉलिटिक्स अपने हिसाब से, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन में कोई केस डालो क्यों पेंडिंग है, कैसे बताएंगे नहीं, शॉर्टेज ऑफ पर्सनल है, इसमें लोग भी नहीं है इतने, मतलब कैसे शॉर्टेज है लोगों के जो इसमें अंदर होने चाहिए, मतलब कि हायर ऑफिसर होनी चाहिए, रिसर्च टीम होनी चाहिए, फॉरेंसिक टीम होनी चाहिए, तो उनकी कमी है इसके अंदर, लिमिटिंग पावर है इसकी, जैसे मैंने आपको बता दिया स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, ये वो पावर भी लिमिटेड है, और मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस भी इसका है, ठीक है ना, कि प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंडक्ट इंक्वायरी उसको चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ऑफ द लेवल ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी अबव द बिग, कुछ भी होगा करप्शन होगा, हाई लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। सजेशन दिए गए हैं, ये आप खुद पढ़ लेना कि वही उसका उल्टा कर दो कि इनको पावर को इंक्रीज करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी चाहिए, इनको जो कमी है लोगों की, मतलब लैक ऑफ एम्प्लॉय अंदर है, उसको इंक्रीज करना चाहिए, ये सब इनमें आप लिख सकते हो। फिर आता है अपॉइंटमेंट, जो भी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर कैसे इसका अपॉइंट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में यही चल रहा है, जो भी सीख कर रहा है अपॉइंटमेंट रेगुलर, आप बना आपने इंट्रिज्म क्यों बनाया है, तो सीबीआई क्या बोलता है, अपॉइंटेड एज पर द सेक्शन 4 ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, डायरेक्टर इस एक्ट के अंदर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। सीबीआई हेड बाय द डायरेक्टर, आपको पता ही है, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्होंने बताया ये, ठीक है ना। विद द इनेक्टमेंट ऑफ सीवीसी एक्ट 2003 में, 1946 एक्ट से अपॉइंट किया जा रहा था, अब सीवीसी एक्ट आया 2003 में, अब इसमें क्या दिखा है, सुप्रीडेंसी ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट वेस्टेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेव द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसिव अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 इन विच सुप्रीडेंसी वेस्टेड टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो ये सारी चीज़ें बता दी गई कि सुप्रीडेंसी कहीं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को दे दी गई, तो उन्होंने सेंट्रल ने अपने ऊपर लेना चाहिए, हम इस अपॉइंटमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सिक्योरिटी टेन्योर, मतलब कि इसका दो साल का होता है, ऑफिस बाय द सीवीसी एक्ट 2003 के हिसाब से ऑफिस टेन्योर इनका कितने साल का होता है, अपॉइंटमेंट तो इसी एक्ट के ऊपर होगा, पर इन्होंने कुछ चीज़ और उसमें ऐड कर दिया, अपॉइंटमेंट ऐड कर दिया, सीवीसी एक्ट लेके आए 2003 में, तो अपॉइंटमेंट इन्होंने ऐड कर दिया, फिर करते 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 लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट भी आ गया 2013 में, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, किसके अंदर अमेंडमेंट किए गए, क्योंकि इसमें ये सीबीआई की इंक्वायरी दे सकते हैं, लोकपाल जो होगा या लोकायुक्त स्टेट में होगा, ये सीबीआई की इंक्वायरी दे सकते हैं, इसको देखते हुए इस एक्ट में फिर चेंज किया गया 1946 वाले, क्या चेंज किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी, जो मैंने आपको बता दिया, प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन और लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर कोई जज हो सुप्रीम कोर्ट का जो नॉमिनेटेड बाय द जो चीफ जस्टिस वाला टाइम नहीं है, बोले कि जज साहब आप चले जाओ, मैं आपको भेज रहा हूँ, तो मैंने आपको नॉमिनेट किया, तो लोकपाल एक्ट जैसे आया तो उसमें 3 लेवल कमेटी बता दी गई, पहले क्या था, गवर्नमेंट खुद बना देती थी, लेटर क्या हुआ, फिर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2014 लेके आया, मेड ए चार्ज ऑफ, मतलब कंपोजिशन ऑफ द कमेटी रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ, ठीक है ना, उसमें क्या बोला गया, स्टेट, अभी क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि मतलब कि लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं है, 1/10 मेंबर होने चाहिए ना किसी पार्टी की, तब तो लीडर ऑफ अपोजिशन माना जाएगा, अब सब पार्टी के छोटे कम मेंबर है, इवन कांग्रेस की भी अपोजिशन लीडर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, एक्ट में चेंज किया है, प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि ये पहले 2013 में आ गया ये वाला, अब लीडर ऑफ अपोजिशन चाहिए, अब वो कहाँ से लेके आए, कोई है ही नहीं था, तो उसके वजह क्या रखा है इन्होंने, जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी ना, वही लीडर ऑफ अपोजिशन, उसे ऐसे गिन लिया जाएगा, तो कांग्रेस सबसे ज़्यादा एमपी है, उसे ही बोला जाएगा ये लीडर ऑफ अपोजिशन, अपने आप चुन लो, वो आके बैठ जाएगा मेंबर कमेटी में, तो ये सारी बात की गई। फिर आता है फॉरेस्ट फायर, चीज़ें फॉरेस्ट फायर के होती क्या है, की पॉइंट क्या है फॉरेस्ट फायर के, ये वर्चुअल रोल निभाती हैं फॉरेस्ट हेल्थ के लिए, रिसाइकिल न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है ना, और ट्री स्पेसिफिक आपको रीजनरेट के, रिमूवल ऑफ इन्वेजन स्पीसीज के लिए, मतलब कि फायर कैन प्ले वर्चुअल रोल, एक अच्छा रोल भी निभा सकती है फॉरेस्ट हेल्थ के लिए, अब जब पुराने पेड़ जाएंगे तभी तो नए उगेंगे, रिसाइकिल कर सकते हैं, न्यूट्रिशन को रिसाइकिल, जो राख गिरेगी न्यूट्रिशन का काम करेगी, ट्री स्पेसिफिक रीजनरेट हो सकते हैं, जो कोई वीड है, कोई इन्वेजन वीड है जो खतरनाक है, उसको कम कर सकते हैं, कोई पैथोजन है उसको कम कर सकती है, मेंटेन द हैबिटेट ऑफ सम वाइल्ड लाइफ, उनके हैबिटेट को मेंटेन कर सकती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। पॉपुलेशन डिमांड ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स हैज़ ग्रोन, द साइकिल ऑफ फायर और प्लस, मतलब आउट ऑफ बैलेंस, ये सब हो सकता है।
फॉरेस्ट फायर कैन बिकम ए इशू ऑफ द ग्लोबल कंसर्न, एक तरह से आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा, ये सब चीज़ें हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट फायर रिलीज बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर, ये कुछ प्रॉब्लम भी है। देखो इसके कुछ वर्चुअल रोल भी हैं जो ठीक है, कुछ इसके प्रॉब्लम वाले रोल भी हैं। रीजन ऑफ फॉरेस्ट फायर क्या होता है? एक तो थंडर स्टोन, आपको पता ही है, नेचुरल लाइट पड़ती है, लाइटनिंग होती है, वो आग लगा देती है, सबसे बड़ा रीजन ये है। फॉरेस्ट एंड सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया बाय फेस ए 5 to 6 month ड्राई पीरियड, एक ड्राई पीरियड बहुत लंबा होता है, साउथ और सेंट्रल के फॉरेस्ट है, आर वर्नेबल फायर, जहाँ पे ड्राईनेस होगी तो वर्नेबल हो जाएंगे, आग लगने के चांसेस होते हैं। रीजन क्या होता है? मेनली मैन मेड, जो ये ड्राई वाले रीजन होते हैं, पर्टिकुलर केस वेयर द पीपल विजिट फॉरेस्ट, जाएंगे लीव वो करते हैं, बॉन फायर करते हैं, सिगरेट फूकते हैं, बुझाते नहीं है, तो वो भी एक कारण बनते हैं। फिर होता है कि स्लैश बर्न कल्टीवेशन, जो आप करते हो ना, ये झूमिंग कल्टीवेशन, ये वो सब, ये स्लैश बर्निंग वाले कल्टीवेशन, ये आगे झूम कल्टीवेशन जो करते हो, आग लगाई, पेड़ क्लीन किया, वो आग फिर बुझती नहीं है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, ये सब चीज़ें। इंडिया नीड टू टैकल द फॉरेस्ट फायर, कैसे कर सकते हैं? हमें एक तरह से नेशनल एक्शन प्लान फॉर फॉरेस्ट फायर जो लॉन्च हुआ था 2018, मिनिमाइज करना था फॉरेस्ट फायर को, एम्पावर करना था फॉरेस्ट की जो फ्रिंग कम्युनिटीज़ है, ठीक है ना, आपको इंसेंटिव देम टू वर्क विद द फॉरेस्ट स्टेट डिपार्टमेंट, जो मतलब कम्युनिटीज़ है फॉरेस्ट में रहती है, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करो, वो जो वहाँ के स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके साथ काम करे, प्लान बनाए जाए, एक सस्टेनेबल रिडक्शन ऑफ द वर्नेबिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट, वो कैसे कम किया जा सके, एम किया जाए, कैपेबिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट पर्सनल, इंस्टीट्यूशन फाइटिंग द फॉरेस्ट शिफ्ट, मतलब मैं तो और भी बता सकता हूँ, इक्विपमेंट प्रॉपर देने चाहिए, उनके पास इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम होनी चाहिए, और उनके पास लोकल कम्युनिटी से वो लिंक किया जाए, तो ये सब चीज़ों को मैं खुद बता सकता हूँ। फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम भी लेके आए हम, उसमें कि रिप्लेस किया गया, मतलब कि आपका इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम जो 2017 की थी, ये सारी चीज़ें फॉर्मूला हम लेके आए, जिसमें कैसे कैसे इन्वेस्ट करेंगे इस स्कीम के अंदर, कुछ पैसा जो आपके थोड़े प्रॉब्लम वाले स्टेट 9-10, और ये स्कीम चलाई हमने, हिमालय स्टेट जो है आपकी, फिर नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम लेके आए, मिशन ऑफ ग्रीन इंडिया प्रोग्राम, पेड़ लगाएंगे हम, और नेशनल मिशन ऑफ ग्रीन इंडिया, नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेटिकल चेंज, ये डिटर्मिनेशन कंट्रीब्यूशन कैसे कैसे होगा, ये आपने देख लिया कि 33% ये जोग्राफिकल एरिया, क्योंकि हमें बढ़ाना है ना, मतलब कमिटमेंट अब 33% हमें क्या करना है, आपको फॉरेस्ट बढ़ाना है, उसको कमिटमेंट मिल सके 2023 तक, हमें इतना इतना डेवलप करना है, इतना इतना कार्बन को कम करना है फॉरेस्ट लगा के, ये सारी चीज़ें हैं जो इतनी न्यूज़। थैंक यू सो मच, इतनी ही न्यूज़ थी आज की न्यूज़ में, और आपको इसकी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा, और तीनों PDF वहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।